हाय फ्रेंड्स, तो मैं हूं सम्राट चौधरी, इंडी वर्ल्ड का ओनर और फाउंडर। और आज हम एक हिस्टोरिकल वीडियो देखेंगे कोरियन मीडिया से। तो इंडिया का हिस्ट्री कोरियन पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि उनका क्या कहना है इंडियन हिस्ट्री के बारे में। और असली मजा तो जो है कमेंट सेक्शन में आने वाला है। जो अच्छे थे उनको मैंने उन्हीं के भाषा में रिप्लाई किया है, लेकिन जो बुरे थे उन्हें मैं कैसे रिप्लाई करता हूं वो तो आपको ऑलरेडी पता है। तो वीडियो जो है एंड तक जरूर देखिएगा। कमेंट सेक्शन जो है इस टाइम से स्टार्ट होता है, तो वीडियो का ये सेक्शन तो मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस बड़े प्रोजेक्ट में मेरे परमानेंट पार्टनर और इन्वेस्टर बनना है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। और अगर आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में और भी डिटेल्स में जानना है तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। ये तपस्वियों की मिस्टीरियस कंट्री और मैथ की कंट्री है जिसका नाम इंडिया है। ये एक ऐसी कंट्री है जहाँ 4 एंशिएंट सिविलाइजेशंस में से एक का जन्म हुआ और दुनिया भर में अपनी यूनिक सिविलाइजेशन का प्रसार किया। इंडिया की हिस्ट्री लगभग 3000 बीसी के आसपास स्टार्ट हुई। 3000 बीसी के आसपास सिंधु सिविलाइजेशन का निर्माण सिंधु नदी के पास हुआ था। इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और येलो रिवर सिविलाइजेशन के साथ सिंधु नदी को भी दुनिया की 4 सिविलाइजेशंस में से एक के रूप में माना गया है और इसे इंडिया की हिस्ट्री का एक्चुअल स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है। सिंधु सिविलाइजेशन का सिटी प्लान वेल ऑर्गेनाइज था। सबसे फेमस एंशिएंट सिटीज मोहिंजोदारो और हड़प्पा है जो सिंधु नदी से जुड़े हुए हैं। हम मान सकते हैं कि सिंधु नदी बेदिंग स्ट्रक्चर, गार्डन और वाटर सीवेज सिस्टम के ट्रेस के कारण ज्यादा डेवलप सिटी सिविलाइजेशन है। और ये 2000 बीसी के आसपास जिनकी व्हाइट स्किन्स और बड़ी काया थी। हिमालय पर्वत ने इंडिया के नॉर्थ साइड को कवर किया और नॉर्थ ईस्ट को घने जंगलों ने ब्लॉक कर दिया और समुद्र ने साउथ साइड को ब्लॉक कर दिया। इसीलिए अनगिनत इमिग्रेंट्स वेस्ट नॉर्थ साइड से द्रविडों के माध्यम से इंडिया में एंटर कर गए, जो ऑलरेडी बहुत डेवलप सिविलाइजेशन थी। आर्यों की वॉर ट्रॉली टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट जीतना पॉसिबल नहीं था और ये वॉर ट्रॉली ह्यूमन मेड फर्स्ट हाई मोबिलिटी मल्टीपर्पज व्हील्ड वेपन था, जो द्राविड और आर्यों को आज के इंडियंस का पहला पूर्वज बनाती है। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा। आर्यों ने अपनी कॉन्करिंग एथनिसिटी की सुपीरियोरिटी पर जोर देने के लिए इंडियन नेटिव को गुलाम बनाया। कास्ट सिस्टम यूज करके हिस्ट्री के टॉप पर स्थापित की गई है। हायरार्की के टॉप पर ब्राह्मण यानी प्रीस्ट थे जो एंसेस्ट्रल राइट यानी कि पैतृक संस्कार करते थे। फिर क्षत्रिय जिनमें ज्योतिष और शशक वर्ग शामिल थे, और उसके नीचे वैश्य जो नॉर्मल लोगों को रिप्रेजेंट करते थे, और फाइनली शूद्र यानी नेटिव्स जो दक्ष के रूप में जाने जाते थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय से नीची जाति के लोग के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। सरप्राइजिंगली ये घटना 2019 में हुई थी। प्राचीन काल में शूद्रों के साथ और भी बुरा व्यवहार किया जाता था। इसीलिए वैदिक सिविलाइजेशन की स्पेशल फीचर का आज भी इंडियन सोसाइटी के जनरल सोसाइटी पर ह्यूज इन्फ्लुएंस है। और 1500 बीसी के आसपास पवित्र वेदों की किताब, जिसमें आर्यों के पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया का यूनिक आउटलुक है, हजारों सालों तक उन वेदों का सम्मान किया गया। और ऋग्वेदा जो वेदा का हिस्सा है, सभी हिंदू धर्मों में से सबसे पुरानी किताब है। 6th सेंचुरी बीसी के आसपास यूनाइटेड नेशन की रेस में कई वॉर्स हुई। क्षत्रिय और वैश्य वर्ग खुद को ज्यादा महत्वपूर्ण बनाने के लिए ब्राह्मण वर्ग के खिलाफ हुए थे और उसी समय इंडिया बहुत बड़े चेंज से गुजर रहा था। एंटी वेदा और कास्ट सिस्टम के विरोधी भाव प्रकट हुए और तभी बुद्धिज्म और जैनिज्म जैसे नए धर्मों ने पहली बार अपना अस्तित्व बनाया। बुद्धिज्म की स्थापना करने वाले फर्स्ट पर्सन गौतम सिद्धार्थ थे। गौतम नेपाल में स्थित एक छोटे से राज्य के राजकुमार थे। जिस सप्ताह उनका जन्म हुआ उसी सप्ताह में उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी और उन घटनाओं से वो स्वाभाविक रूप से ध्यान मग्न व्यक्ति बन गए। 29 साल की उम्र से 6 सालों तक खुद को दुनिया के कष्टों से मुक्त करने के लिए सन्यासी का रास्ता, और अब जब 35 साल की उम्र में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया तो वो बुद्ध बन गए। अपने शिष्यों को खोजने की कोशिश करके अपनी बातों को फैलाया। 5018 बीसी के आसपास पर्शिया के अकेमेनिड डारियस ने सबसे पहले इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पर अटैक किया और लगभग 100 सालों तक इस क्षेत्र पर शासन किया। उसके बाद मैसेडोनिया के राजा अलेक्जेंड्रोस III ने इजिप्ट और पर्शियन एम्पायर पर विजय प्राप्त की। अलेक्जेंड्रोस III की डेथ के बाद जब मैसेडोनिया क्योटिक था तो इंडिया के मगध राजकुमार ने अपने ट्रूप्स को भेजा और उस प्रिंस का नाम चंद्रगुप्त मौर्य है। उन्होंने अलेक्जेंड्रा III की बची हुई सेना को हरा दिया और 322 बीसी में मगध का राजा बन गए। इसके साथ ही इंडिया के फर्स्ट यूनाइटेड नेशन के रूप में मौर्य डायनेस्टी की शुरुआत हुई। कई डायनेस्टीज पर जीत पाने के बाद मौर्य डायनेस्टी अपने चरम पर था। तब तीसरे राजा अशोक ने उनका स्थान लिया।
किंग अशोक को इंडिया के इतिहास में सबसे महान राजाओं में से एक के रूप में माना जाता है, जिन्होंने ज्यादातर इंडियन पेनिनसुला पर जीत हासिल की। उन्होंने किसी भी दूसरे विख्यात भारतीय राजा की तुलना में बुद्धिज्म के प्रचार के लिए खुद को सबसे ज्यादा समर्पित किया। उस समर्पण के साथ बुद्धिज्म सेंट्रल एशिया और यूरोप तक फैलने में सक्षम था। अशोका ने दूसरे धर्मों को अलग नहीं किया, दया से देश का शासन किया। जब अशोक की मृत्यु हुई तो कई राजा इंडिपेंडेंट होना चाहते थे, और जब अंतिम राजा बृहद्रथा की हत्या कर दी गई तो मौर्य डायनेस्टी फाइनली समाप्त हो गया। सुंगा डायनेस्टी और कन्बा डायनेस्टी के बाद कुशन डायनेस्टी की शुरुआत तब हुई जब उन्होंने इंडिया पर अटैक किया। कुशन डायनेस्टी ने इंडिया की डाइवर रेस और कल्चर को एकजुट किया और एलोरा केव टेम्पल जैसी यूनिक कल्चर को बढ़ावा दिया। जब कुशन डायनेस्टी का एंड हो गया तो एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर, गुप्त एम्पायर का उदय हुआ। इसने युद्ध किया और टेरिटरी पर जीत हासिल की और सक्सेसफुली एक बड़ा एम्पायर बन गया, जिसने पूरे इंडिया को प्रभावित किया। गुप्ता डायनेस्टी, जिसे गोल्डन एरा के रूप में भी जाना जाता है, उसने अपने ट्रेडिशनल इंडियन रिलीजन को विकसित किया। जब मौर्य डायनेस्टी था तो रॉयल अथॉरिटी को पवित्र करना संभव नहीं था, क्योंकि वो बुद्धिज्म के कारण समानता में यकीन करते थे। लेकिन अपनी शाही सत्ता को मजबूत करने के लिए गुप्त डायनेस्टी ने और बुद्धिज्म के विचार पूरी कंट्री में फैल गए। उन्होंने ब्रह्मानिज्म के कई घातकों को स्थापित करना स्टार्ट कर दिया, जिनमें हिंदू धर्म के 3 देवताओं में से भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु और भगवान शिव थे। 점차 인도 특유의 종교로 자리 잡게 됩니다. इसके अलावा संस्कृत को नेशनल लैंग्वेज के रूप में यूज किया जाता था। इंडियन क्लासिक लिटरेचर शकुंतला का जन्म हुआ। गुप्त डायनेस्टी के दौरान लिटरेचर और आर्ट्स के अलावा उन्होंने साइंस और एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में रिमार्केबल डेवलपमेंट हासिल किया। वो बैबिलोनियन के एस्ट्रोनॉमी से काफी प्रभावित थे। ग्रीक एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज को इम्पोर्ट किया था। इंडिया के महान साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्टा की अचीवमेंट झलकने लगी। आर्यभट्टा ने अलजेब्रा और ज्योमेट्री के आधार पर कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया और स्पेशली उन्होंने सर्कमफ्रेंस पाई के वैल्यू को कैलकुलेट किया, जो 3.146 था, और अर्थ की सर्कमफ्रेंस की सेटिक सर्कुलेशन करने में सफल रहे। स्पेशली इंडियंस ने अपनी इनफाइनाइट इमेजिनेशन और डेसिमल सिस्टम का यूज करके शून्य का कॉन्सेप्ट पाया। ऐसा लग रहा था कि गुप्त डायनेस्टी हमेशा समृद्ध रहेगा, लेकिन इमिग्रेंट्स के अटैक के बाद इसका पतन स्टार्ट हुआ और ये हिस्ट्री का हिस्सा बन गया। और एक बार फिर इंडियन कॉन्टिनेंट कई राज्यों के लिए वॉर जोन बन गया। इसके मौके का फायदा उठाते हुए इस्लामिक ताकतों ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया और इंडियंस पर रूल करना स्टार्ट कर दिया। उनका पूरे इंडियन कॉन्टिनेंट पर रूल करने का एम्बिशन था और उन्होंने दिल्ली में अपना साम्राज्य बनाया और शासन करने लगे। उन्होंने खुद सुल्तान होने का दावा किया, जिसका मतलब इस्लाम का राना होता है, और इस तरह दिल्ली सुल्तान डायनेस्टी की शुरुआत हुई। 13th सेंचुरी से लेकर 16th सेंचुरी तक दिल्ली सल्तनत ने नॉर्दर्न इंडिया के इतिहास का नेतृत्व किया। राज्य में कोई उत्तराधिकार कानून नहीं था, जो ऑफ कोर्स एक सिंगल डायनेस्टी के बजाय कई रॉयल फैमिलीज को लीड करती थी, जो स्लेव डायनेस्टी से स्टार्ट होकर खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और एंड में लोधी डायनेस्टी तक चली। दिल्ली सल्तनत ने हिंदू मंदिर को रेनोवेट किया और इसे मस्जिद के रूप में यूज किया। खासकर स्लेव डायनेस्टी के दौरान इल्तुतमिश ने दिल्ली की रिप्रेजेंटेटिव बिल्डिंग कुतुब मीनार का निर्माण किया। इसके अलावा मिस्टिकल आइडियोलॉजी, सूफिज्म, जिसे इस्लाम ने अलग कर दिया था, वो भी इम्पोर्ट किया गया। फिर मंगोलियन आर्मी अटैक के बाद दिल्ली सल्तनत अपनी पावर खोने लगी। मंगोलियन चेंगिस खान के वंशज बाबर ने गिरती हुई दिल्ली डायनेस्टी को हरा दिया और मुगल एम्पायर का निर्माण किया। पर्शियन लैंग्वेज में मंगोल का मतलब मंगोलिया होता है। मुगल एम्पायर एरा के आर्किटेक्चर और लिटरेचर अभी भी आज के कल्चर को प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि वो हिंदू कल्चर के साथ साथ टर्किश पर्शियन कल्चर के साथ भी कंबाइंड है। स्ट्रॉन्ग रूलिंग पावर के अंडर कल्चरल गोल्डन एरा की शुरुआत कंस्ट्रक्शन के रूप में हुई और गुप्त के समय से ही आर्ट्स को काफी सपोर्ट मिला था। कई महल और मस्जिद, स्पेशली ताजमहल, रिप्रेजेंटिंग कंपोनेंट है, जो मुगल एम्पायर की समृद्धि को दर्शाता है। बाबर, जिसे गार्डन बहुत पसंद थे, उसने आगरा और लाहौर में सुंदर गार्डन्स बनवाए। पिछली दिल्ली सल्तनत के विपरीत अफगान्स और इंडियंस को इक्वली हायर किया गया था। अगर बाबर एम्पायर की नींव रखने वाला था तो अकबर वो था जिसने डायनेस्टी को महान एम्पायर में बदल दिया। लीडरशिप के साथ साथ मुगल एम्पायर्स 1605 में 1605 में अकबर की मृत्यु तक पूरे नॉर्थ इंडिया पर रूल करने में सक्षम था। हम पॉसिबली कह सकते हैं कि कासल जैसे बड़े कंस्ट्रक्शंस मुगल एरा के दौरान अकबर द्वारा शुरू किए गए थे। फॉर
फॉर एग्जाम्पल आगरा कासल और फतेहपुर सिकरी कासल है, जो रेड सैंडस्टोन से बना है। लेकिन अकबर की मृत्यु के बाद मुगल एम्पायर डिवाइड हो गया। इस घटना के दौरान मराठास, जो अपने कैरेक्टरिस्टिक वॉरियर जैसे ग्रुप के लिए जाने जाते थे, वो मुगल से अपने हीरो शिवाजी के साथ मिलकर इंडिपेंडेंट होने में सफल हो गए। 1761 में अफगान आर्मी से हारने तक मराठास अपने टेरिटरीज को एक्सपैंड करते रहे। पोर्चुगीज और डच की सफल एंट्रेंस के बाद फ्रांस और इंग्लैंड भी इंडिया की कमर्शियल सुप्रीमेसी हासिल करने के लिए सेम गोल का पीछा कर रहे थे। फ्रांस से वॉर जीतने के बाद इंग्लैंड अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इंडियन कॉन्टिनेंट पर कंट्रोल हासिल करने में सफल हो गए, जिसकी स्थापना 1600 में हुई थी। इंग्लैंड ने इंडिया को कॉलोनाइज करने का अपना प्रोसेस स्टार्ट किया, क्योंकि उस समय इंग्लैंड दुनिया की सुपर पावर था। 1857 में गन पर काव और पिग ऑयल लगाने के कारण सिपाहियों द्वारा एक प्रतिरोध आंदोलन हुआ, जो पूरे देश में फैलने लगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फेल हो गया और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन इंग्लैंड गवर्नमेंट के अंडर डायरेक्ट रूलिंग में बदल गया। इसके अलावा इंडियंस ने वेस्टर्न सिविलाइजेशन को एक्सेप्ट कर लिया। रिलीजन रिफॉर्म और सोशल रिफॉर्म के साथ साथ नेशनलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट करने पर भी काम हुआ। वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन और आइडिया ने उनके ट्रेडिशनल रिलीजन में अनकंडीशनल बिलीफ को रैशनल क्रिटिसिज्म से बदल दिया। आयरॉनिकली इंग्लिश एजुकेशन ने सच में उस समय इंडियंस को एक साथ लाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया, क्योंकि जब उन्हें एक साथ होने की जरूरत पड़ी तो सैकड़ों अलग अलग तरह की इंडियन लैंग्वेजेस उनके बीच बाधा बन गई। और इसी तरह इंग्लिश आज भी उनकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस में से एक है। 1883 में ब्रिटिश इल्बर्ट ने इंडियंस और यूरोपियंस के रेसिज्म को बताते हुए क्रिमिनल लॉ पास किया। इन नए लॉज के पास होने के साथ इंडियन लोगों की पॉलिटिकल जागरूकता बढ़ी और 1885 में फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस आयोजित किया गया। ब्रिटेन ने इंडिया के इंडिपेंडेंट होने की इच्छाओं को तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन नेशनल कांग्रेस ने उन्हें एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रगल डेवलप करने की अनुमति दी और अमृतसर और जलियांवाले नरसंहार के साथ इंडियंस का लंबे समय से दबा हुआ गुस्सा बाहर आया, जब इंडियंस 1919 में एंटी प्रोटेस्ट लॉ का बिल प्रोटेस्ट कर रहे थे और इसके साथ गांधी का नॉन वायलेंट नॉन रेजिस्टिव मूवमेंट ऐड था। महात्मा गांधी ने सीरियस रेसिज्म से पीड़ित इंडियंस के लिए और उनकी यूनिटी और स्वतंत्रता के लिए आंदोलन स्टार्ट किया। उनका गांधीवाद इनफाइनाइट बिलीव्स पर बेस्ड था। उन्होंने लो क्लास के अछूतों को सन्स ऑफ गॉड बनाकर अपना लिया और हर गांव में घूम घूम कर उन्हें हिम्मत दी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी इंडिया का रेजिस्टेंस मूवमेंट जारी रहा और 15 अगस्त 1947 को इंडिया ने फाइनली लंबे समय से चाह रही स्वतंत्रता को हासिल किया। बट इस घटना के दौरान इंडियंस 2 इंसिडेंट्स के कारण दुखी थे। पहली, इंडिया और पाकिस्तान के बीच पार्टीशन था, क्योंकि धार्मिक मतभेदों के कारण वो एक नहीं हो सके, और दूसरी ये कि गांधी की एक कट्टरपंथी हिंदू ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिन्होंने इंडिया की आजादी के लिए पूरी लाइफ काम किया। आयरॉनिकली वेस्टर्न स्टाइल में एजुकेटेड न्यू जनरेशन ही फ्यूचर में एंटी ब्रिटेन मूवमेंट के मेन मेंबर्स बन गए। जैसा कि आप देख सकते हैं, इंडियन सोशली और कल्चरली ब्रिटेन से प्रभावित थे, लेकिन साथ ही वो अपने ट्रेडिशनल आइडियाज और बिलीव्स को ना खोने के प्रति सचेत रहते थे। आप पॉसिबली कह सकते हैं कि उनके पास एंशिएंट और मॉडर्न कल्चर होने के कारण ऊपर बताई गई ऐसी कई मान्यताएं हैं। ये हवा महल है। स्वतंत्रता के बाद इंडिया नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के दौर से गुजरा और फाइनली भारतीय जनता पार्टी के आधार पर कोलिशन गवर्नमेंट बनी। मॉडर्न सोसाइटी में इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन के मामले में पाकिस्तान से कम्पीट करना जारी रखा और एक दूसरे से दुश्मनी जारी रखी। स्वतंत्रता के बाद भी इंडिया में ब्रिटेन कोलोनियल एरा के प्रति विरोध के कारण कैपिटलिज्म को रिजेक्ट करने की भावना अभी भी थी। लेकिन 90s की शुरुआत में जब इस बात का एहसास हुआ कि कम्युनिस्ट कंट्रीज एक जायंट पुअर कंट्री क्यों बन रही है, तो उन्होंने 1991 में न्यू इकोनॉमिकल बूस्टिंग पॉलिसी लागू की। एज अ रिजल्ट इंडियन इकोनॉमी को स्पेशली गवर्नमेंट की लीड में आईटी इंडस्ट्री के क्षेत्र में ड्रामेटिकली बूस्ट मिला। क्या यही कारण है कि इंडियन मैथ्स में अच्छे हैं? अंबेडकर, जो अछूत निम्न वर्ग के लोगों को फ्री करने में लीडर थे, उन्होंने इंडियंस को स्टडी करना, अपने ओपिनियन को क्लेम करना और खुद पर भरोसा करना सिखाया और उसके कारण इंडिया की एजुकेशन की इच्छा बढ़ गई। इंडियन MIT इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज बेस्ट में से बेस्ट खोजने के लिए अपने मैथ एग्जाम को बहुत मुश्किल तरीके से पब्लिश करते हैं। इससे नेचुरली एंट्रेंस एग्जाम मैथ पर फोकस हो गई और यही कारण है कि इंडियंस मैथ में बहुत अच्छे हैं। उनकी ग्रोथ के बावजूद अभी भी बहुत सी चीजें हैं जो सॉल्व होना बाकी है।
उनका कॉन्स्टिट्यूशन जो जाति पर आधारित है वो यहाँ कहता है कि भेदभाव वर्जित है, लेकिन जो हरिजन अभी भी इंडिया के ग्रामीण इलाकों में रह रहे हैं वो खराब स्थिति में रह रहे हैं और उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। यहाँ हरिजन का मतलब है ईश्वर के बच्चों से। ये वही नेम है जिसका गांधी ने सबसे पहले यूज किया था। अब क्षेत्र के आधार पर रिच और पुअर के बीच की खाई और डाइवर्स रेस और लैंग्वेज के कारण, ट्रेडिशनल कस्टम्स और क्लासेस के कारण होने वाले भेदभाव का समाधान होना बाकी है। इंडिया की आबादी 1.3 बिलियन है और इस बड़े एरिया को दुनिया की नई पावर वाले इकोनॉमिक कंट्री के रूप में देखा जा रहा है। अगर आपके पास कोई ऐसी कंट्री है जिसे आप हिस्ट्री समरी सीरीज से देखना चाहते हैं तो प्लीज हमें कभी भी कमेंट करें और हमें सब्सक्राइब और लाइक करें। सब्सक्राइब एंड लाइक एंड सपोर्ट अस ग्रेटली। तो सबसे पहले पैट्रिक PL 5820 ने कमेंट किया कि इंडिया की प्रॉब्लम यह है कि इंडियन लोगों की जो परसेप्शन और मेंटेलिटी है वो आज भी 3000 साल पुराने पोजीशन पे ही अटका हुआ है। इंडियन पीपल्स परसेप्शन एंड मेंटेलिटी इज स्टिल स्टक 3000 ईयर्स अगो। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि तो योगा जो है जिसको लेके तुम्हारे देश के लोग पागल है वो भी इंडिया का 5000 साल पुराना कॉन्सेप्ट है जिसका इंपॉर्टेंट तुम आज समझ रहे हो। तो अगर इंडिया की मेंटेलिटी जो है अकॉर्डिंग टू यू 3000 साल पुराना भी है एट प्रेजेंट, तो वो समझने में भी तुम्हें अभी भी 2000 साल बाकी है। जैसे योगा 5000 साल पुराना था और तुम्हें अब समझ में आ रहा है, वैसे ही इंडिया की आज की मेंटेलिटी जो है और आज का जो परसेप्शन है वो भी तुम्हें समझने में 5000 साल लग जाएंगे। उसके बाद यूजर GC2Y ने लिखा है कि इंडिया एक ऐसा देश जिसका एंशिएंट सिविलाइजेशन बहुत ही डेवलप्ड था, लेकिन अब इस देश को काउ आइडल्स बर्बाद कर दे रहे हैं। द कंट्री इज बीइंग रूइंड बाय काउ आइडल्स। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि ये तुम्हारे सो कॉल्ड फेक सुपरफिशियल आइडल से काउ को भी अगर आइडल माने तो वो भी जो है तुम्हारे इन आइडल से काफी ज्यादा बेटर है। वैसे तो सिर्फ काउ को ही नहीं, हिंदुइज्म सनातन धर्म में जो है हर जीव जानवर को जो है ईश्वर के बराबर माना जाता है। इंडिया के कई सारे जगह में इसी चीज को लेके जो है अलग अलग प्रोवर्ब है। मैं बंगाली हूं तो मुझे एक बंगाली प्रोवर्ब इस टाइम याद आ रहा है। हमारे बंगाली लैंग्वेज में एक प्रोवर्ब है कि जीवे प्रेम करे जेई जोन সেই জন সেবিছে ईश्वर। इसका मतलब यह है कि जीव यानी कि एनिमल, जो लोग एनिमल से प्यार करते हैं वही सही मायनों में ईश्वर की सेवा कर रहा है। लेकिन तुम जैसे जिंदा ऑक्टोपस खाने वाले लोगों को ये प्रोवर्ब समझाने का मतलब वही है कि सनी लियोनी को शादी से पहले वर्जिनिटी सेव करने की अहमियत समझाना। क्या बात है सर, क्या बात है सर। उसके बाद जिनहो 7 ने कमेंट किया कि इंडिया इंडीड ए स्मार्ट कंट्री। जो देश काउडंग से कोरोना को बीट करेंगे ऐसा मैसेज पूरे दुनिया में स्प्रेड कर रहा है, स्प्रेडिंग देयर काउडंग कल्चर एवरीवेयर। पहली बात तो एक लिमिटेड सेक्शन ही है, और दूसरी बात काउडंग कल्चर जो आप बोल रहे हैं, आई थिंक काउडंग कल्चर जो है वो स्टिल आपके अल्कोहल पीने के कल्चर से काफी ज्यादा बेटर है। मोस्ट ऑफ द कोरियन ड्रामाज में अल्कोहल पीने के बाद जो है ये अपने पार्टनर्स, अपने हस्बैंड, अपने फियांसे या फिर अपने वाइफ को जो है धोखा देते हैं। ऐसे बहुत सारे सीन्स है कोरियन ड्रामा में। तो इनफैक्ट सभी पता है, ये तो वेल नोन रिसर्च है कि ज्यादातर जो चीटिंग होता है एक रिलेशनशिप में, उनमें से ज्यादातर इनफैक्ट 60 to 70% चीटिंग केसेस में जो है अल्कोहल कहीं ना कहीं इन्वॉल्व था ही। और ये लोग बहुत प्राउडली अपना सीना ठोक के बोलते हैं कि ड्रिंकिंग इज अ पार्ट ऑफ द कोरियन कल्चर। मतलब उसके बाद जो चीटिंग होता है शायद वो भी तुम्हारे कोरियन कल्चर का ही पार्ट है। सो इट्स फार बेटर कि काउडंग कल्चर से जो हम काउ की तरह ही जो है इनोसेंट और ऑनेस्ट रहे, रादर देन फॉलोइंग योर नशेरी एंड चीटिंग कल्चर। उसके बाद TVYT2VJ ने कमेंट किया कि इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री और कास्ट सिस्टम जो है वो क्लास सिस्टम नहीं है। इट्स रियली पैथेटिक कि कोरियन हिस्ट्री जो है कास्ट सिस्टम को एज अ क्लास सिस्टम कहते हैं, लेकिन रियलिटी में हर कास्ट का जो क्लास था दैट वाज सपोज टू बी द सेम। और तो और इंडिया इज सो एडवांस्ड इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कि इसी साल जो है वो चांद के साउथ पोल में लूनर सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सक्सेसफुल रहा एंड इंडिया स्टेटस इज ग्रोइंग डे बाई डे। उसके बाद यूजर EL6 ने कमेंट किया कि इंडिया इज अ कंट्री जो दिखाता है कि कैसे एक रिलीजियस बिलीफ लोगों को एनस्लेव कर सकती है, उन्हें अपना गुलाम बना सकती है। अब हमारे देश के बहुत सारे लिब्रांडूस और सो कॉल्ड ओपन माइंडेड पीपल जो है ना, वो भी यही सोचते हैं कि शायद हिंदुइज्म फॉलो करके इंडियंस जो है स्लेव बनते जा रहे हैं एंड दे आर समथिंग डिफरेंट, दे आर फॉलोइंग दैट अमेरिकन लिब्रांडू कल्चर। तो अमेरिकन जो कॉर्पोरेट्स है ना, उनको इस सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन से बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ये सेक्शन जो है इस पॉपुलेशन को किस तरीके से मॉडर्निज्म और कूल बनने का झांसा देके
इनको गुलाम एक्चुअली में गुलाम बनाया जा सकता है। आप जरा ये क्लिप देखिए। Who owns CNBC? Who owns Fox? Who owns CNN? At the top of the shareholder list, you have Vanguard and BlackRock. Now you look at the flight companies that banned all flights. No flights unless you're taken care of. Who are the top shareholders? Vanguard, BlackRock. You look at the food. Okay, who are the top shareholders of all this junk food? Vanguard and BlackRock. Who owns Meta? Who owns Snapchat? Who owns Twitter? Who owns Google? Oh, it's the same company as BlackRock. It's Vanguard. Profit-driven companies. So the media is controlled, the food is controlled, the narrative is controlled, transportation is controlled. So it's this ecosystem of how to print butterflies out of thin air. और बाय द वे इसके कमेंट सेक्शन में मैं जब गया तो पता चला कि तो ये सिर्फ जो कंपनीज वीडियो में मेंशन था उसी के मेजर शेयर होल्डर्स नहीं है, बल्कि एप्पल वगैरह बहुत सारे जो भी लीडिंग कंपनीज है सारे का जो है उन सारों का मेजर शेयर होल्डर यही एक कंपनी है। और ऐसी चीजों में वो मेजर शेयर होल्डर है जिसके ऊपर हम पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। तो अब बता लिब्रांडो कि सही मायनों में स्लेव कौन है। ये जो फ्रीडम के नारे लगाने वाले वाना बी कूल अमेरिकन कल्चर फॉलोअर है ना, सही मायनों में यही है जो इंडिया में स्लेवरी ला सकता है। अमेरिकन लोग भी ऐसे ही थे, उनके लाइफ में कोई डिसिप्लिन वगैरह कुछ नहीं था। जहां चाहो ड्रग्स लो पियो, पेरेंटल जो है कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, हमें किसी को अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना है, चाहे वो किस तरीके से भी ड्रेस करे कुछ भी करे, हर चीज जो है एक्सेप्टेबल होना चाहिए। तो ये कॉर्पोरेट्स जो है इनको अच्छी तरीके से पता है कि इनको बस लॉलीपॉप दिखा दो और फिर उसी फ्रीडम के लॉलीपॉप के नाम पे इनको जो है पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट करो और इनको दूसरी चीजों में जो है इस तरीके से उलझा दो कि ये अपने सही मायनों में अपनी जो खुशी है और एक्चुअल गुड फ्रीडम है वही मिस कर दे। मेजॉरिटी ऑफ द अमेरिकन्स आर सेइंग, मेरे जान पहचान के काफी सारे लोग हैं जो कि अमेरिका में रहते हैं और सबको ये बोल रहा है कि पूरा देश जो है कुछ ऑयल कॉर्पोरेशंस, कुछ मेडिकल कंपनीज और वेपन कंपनीज, इन तीनों ने जो है पूरे देश को हाईजैक करके इसका कचरा बना रहे हैं। तो बीइंग क्लोज टू रिलीजन एक्चुअली टीचेज यू गुड थिंग्स कि फ्रीडम के नाम पे आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, यू हैव टू बी अकाउंटेबल फॉर व्हाट यू आर डूइंग। और हिंदुइज्म जैसे रिलीजन जो कि एक रिलीजन नहीं एक लाइफस्टाइल है, बेसिकली ए डिसिप्लिन लाइफस्टाइल टू बी ए गुड पर्सन, टू लिव ए हेल्दी लाइफ विद ए हेल्दी रिलेशनशिप। अगर हम अपने रूट वैल्यूज से ही जो है दूर हो गए तो हम ये सारे चीज जो है मिस करके आज हमारा वही हाल होगा जो कि वेस्टर्न कंट्रीज में हो रहा है। उसके बाद यंग इशू 5929 ने कमेंट किया कि क्या इंडिया एक सेक्सुअल असॉल्ट का देश नहीं है? व्हेन यू थिंक ऑफ इंडिया तो पहला चीज जो दिमाग में आता है वो है गैंग सेक्सुअल असॉल्ट। उसके बाद इको चेकी 8840 ने लिखा है कि इंडिया एक रेप हेवन है एंड दैट इज रियलिटी। क्या यार तुम लोग फ्री में इंडिया की पब्लिसिटी करते हो, वैसे भी तुम्हारे देश की लड़कियां तुमसे तो हैप्पी है नहीं। और अभी इंडिया के बारे में ऐसे चीज कह के जो है फ्री में पब्लिसिटी कर रहे हो तुम्हारे लड़कियों के लिए, जो सच में इंडिया आ जाते हैं वही एक्सपेक्टेशन लेके। बट एट द एंड ऑफ द डे होता यह है कि हमारे देश में जो है कुत्ते भी इनको भाव नहीं देते हैं एंड देन दे गेट डिसअपॉइंटेड। अगर उनको रेप हेवन ही भेजना है तो तुम्हारे देश के पॉप इंडस्ट्री में भेजो, जहां पे तुम्हारे बुढ़े खूसट कॉर्पोरेट्स जो है बैठे ही है वो करने के लिए। उसके बाद यूजर वाई ने कमेंट किया कि इंडिया में 4 मेजर सिविलाइजेशन की जन्म हुई, तो इंडिया एक इमॉर्टल यानी कि अमर नेशन है जिसने बहुत सारे मैथमेटिकल रूल्स फॉर्मूलाज और बहुत सारे फेमस मैथमेटिशियंस का जन्म स्थान है। और तो और वाटर सीवेज फैसिलिटीज, बहुत सारे रिलीजियंस, ये सब इंडिया का ही देन है। बट अनफॉर्चुनेटली मंगोल्स, उसके बाद मुगल्स और उसके बाद ब्रिटिश ने जो है इंडिया को कॉन्क्वायर कर लिया और इस ग्रेट सिविलाइजेशन के ग्रोथ को बहुत हैम्पर कर दिया। उसके बाद CZ131 ने कमेंट किया कि मुझे पता था कि इंडिया का जो मैथ है वो बहुत ही ग्रेट है, लेकिन फिर भी मैं सरप्राइज हो गई कि इतने साल पहले भी जो है इंडिया ने अर्थ का जो सरकमफेरेंस है वो कैलकुलेट करने में सक्सेसफुल रहा। उसके बाद सैंकी पांडा 5906 ने लिखा है कि भारत में आर्यन इन्वेशन का जो थ्योरी है वो ब्रिटिश द्वारा एक बनाया गया फेक नैरेटिव है टू डिवाइड इंडिया इनटू नॉर्थ एंड साउथ। इट गेट्स रिजेक्टेड मल्टीपल टाइम्स। और जो मिथ था कि कोई चैरियट जो है वो नहीं पाया गया है वो भी गलत है, क्योंकि रिसेंटली सिनौली में जो एक्सकैवेशन हुआ है उस एक्सकैवेशन के बाद ये पूरी तरीके से प्रूफ हो गया है कि सच में भारत में जो है युद्ध के लिए रथ बनाए जाते थे। तो व्यूअर्स को बता दूं कि सिनौली एक उत्तर प्रदेश का हिस्टोरिकल साइट है जहां आर्कियोलॉजिकल एक्सकैवेशन के वक्त बहुत सारे ब्रोंज एज सॉलिड डिस्क व्हील कार्ट और भी बहुत चीज़ों की खोज मिली, जिससे ये प्रूव होता है कि भारत में युद्ध के वक्त सच में जो है इतने बड़े बड़े अनबिलीवेबल रथ जो है हुआ करते थे। और काफ़ी सारे एक्सकैवेशन से ये भी जो है क्लियर है कि ये कोई आर्यन इन्वेशन जो थ्योरी है ये पूरी तरीके से गलत है। उसके बाद यंग योगलिम 359 ने कमेंट किया कि इंडिया में सच में एक रियल वर्ल्ड पावर बनने की क्षमता है, लेकिन इसको रियलिटी में बदलने के लिए काफ़ी सारे मेजर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। अगर इंडिया अपना पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर जो है सही कर ले तो इंडिया में इतने खूबसूरत जगह है
कि सिर्फ टूरिस्ट से ही इंडिया अपने इकोनॉमिक ग्रोथ में एक मेजर जंप ले सकता है। उसके बाद क्यूवी ने लिखा है कि अगर इंडिया में जीरो और अरेबिक न्यूमरल्स का इन्वेंशन नहीं होता तो आज भी दुनिया स्टोन एज में जी रही होती। तो दोस्तों कमेंट का सिलसिला यहीं पे खत्म करता हूं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।